एपिसोड 31 टू 40। अध्याय 31 सच्चा रिश्ता। लिवेई और मिंग कार में बैठ गए। कार में मिंग खिड़की के पास कोने में बैठी रास्ते में दर्शनीय स्थलों की सैर कर रही थी। हालांकि उसके पास जीमिंग की यादें हैं, फिर भी उसके लिए सब कुछ नया देखना रोमांचक है। यह उसके समय का वही देश है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ अलग है। इस विचार ने उसे दुखी तो किया, लेकिन खुश भी किया कि उसे अपने सामने दुनिया को तेजी से बदलते देखने का मौका मिला। मिंग अभी भी अपने विचारों में डूबी हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई अधीर हो रहा है, क्योंकि वह वो नहीं है जिस पर उसका ध्यान है। उसकी सोच उस बिगड़े हुए बच्चे जैसी है जो अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह धीरे से मिंग के पास गया और उसके कानों में धीमी आवाज में बोला, क्या सोच रही हो? उसने धीमे और धीमी आवाज में, जो बेहद कामुक थी, कहा और साथ ही उसके कानों में हवा भी फूंक रहा था, मानो उसके कानों से बाल हटाने का नाटक कर रहा हो। उसकी इस हरकत से वह सिहर उठी। इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने सोचा, तो उसके कान सबसे संवेदनशील अंग हैं। बस एक छोटी सी हरकत ने उसे इस तरह सिहर दिया। जब वह पूरी तरह से अंदर जाएगा तो क्या होगा? इस विचार ने उसके जुनून को भड़का दिया। फिर वह उसकी ओर मुड़ी और उसकी भावुक आंखों से मिली। उसके पास शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी आंखें कितनी गहरी थीं। वह और भी गहरी होती जा रही थी। उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। वे बहुत करीब थे, बहुत करीब। उधर ड्राइवर बेचैन हो रहा था। अपने बॉस का ये रूप देखना उसके लिए बिल्कुल नया था। अपनी 10 साल की नौकरी में उसने अपने बॉस को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा था, और ये थोड़ा डरावना भी था। इस आदमी का व्यक्तित्व अलग है। वह बार बार पीछे की ओर देखता रहा। जैसे ही वह उन्हें पीछे के शीशे से देख रहा था, उसकी नज़र दो आंखों पर पड़ी जो उसे वहीं मार डालने को तैयार थीं। लिवेई ने उसे ठंडी और जानलेवा नज़रों से देखा। ड्राइवर ने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं और लिवेई ने उनके बीच की दीवार खींच दी। लिवेई ने मिंग के उभरे हुए गुलाबी होंठों को देखा जो किसी भी मर्द को दीवाना बना देंगे। वे बेबी पिंक रंग के थे। उसके नम होंठ ही वो चीज़ थे जिसके लिए वो तरस रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ चुंबन ही उसे दीवाना बनाने के लिए काफ़ी होगा। वो कई औरतों से मिल चुका था जो उससे ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी थीं। उन्होंने कई बार बहुत छोटे कपड़े पहनकर, जिनमें वे लगभग नंगी होती थीं, उसे रिझाने की कोशिश की थी। उसे हमेशा उनसे घिन आती थी। लेकिन मिंग अलग है। हालांकि शुरू में वह उसे पसंद नहीं करता था और हमेशा सोचता था कि वह भी उन लड़कियों की तरह है जो उसके पैसों के पीछे पड़ी हैं और वे उससे नहीं, बल्कि उसकी ताकत से प्यार करती हैं। लेकिन कोमा से उठने के बाद वह अलग दिखती है। वह उसके परिवार की परवाह करती है और सबसे खास बात यह है कि अब वह उससे प्यार करता है। लोग कहते हैं कि पुरुषों को सेक्सी और सुडौल शरीर वाली लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन ये सब अस्थायी होता है। आखिरकार वे ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो उनके माता पिता का सम्मान करे और उनके धन दौलत और रुतबे के बावजूद उनसे प्यार करे। बेशक ये बात महिलाओं पर भी लागू होती है। वे भी ऐसा पुरुष चाहती हैं जो उनके माता पिता को अपना समझे और उनके शरीर या रूप रंग के बावजूद उनसे प्यार करे, क्योंकि ये अस्थायी हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका रूप रंग फीका पड़ जाएगा, यहाँ तक कि प्यार भी एक समय पर फीका पड़ जाएगा। एक रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास, दोस्ती और एक वादा। इस दुनिया, इस जीवन के अंत तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा। यही सच्चे रिश्ते का मतलब है। यही शाश्वत प्रेम का अर्थ है। उसने आंखों में कोमलता भरी नज़रों से उसे देखा। वह उसे चूमने के लिए झुका। उनके होंठ मिलने ही वाले थे कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और जोर की वजह से मिंग का माथा लिवेई की ठुड्डी पर लग गया और गाड़ी रुक गई। उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसे लिवेई पर बहुत बुरा लगा। उसे ज़रूर चोट लगी होगी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रगड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। क्या इससे तुम्हें दुख हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने उसे बुरा महसूस करते हुए कहा। फिर वह ड्राइवर की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? क्या तुम नौकरी से निकालवाना चाहते हो या क्या? उसने गुस्से से कहा। तभी ड्राइवर घबरा कर बोला, मुझे खेद है सर, लेकिन सड़क पर कुछ समस्या लग रही है और इस वजह से सड़क अवरुद्ध है और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे आपातकालीन ब्रेक लगाना पड़ा। इस वजह से कुछ लोग कार के सामने आ गए। उसने चिंतित और डरा हुआ दिखते हुए कहा। तब लिवेई ने आदेश दिया, जाओ और जांच करो क्या हुआ। इस वजह से उसका मूड खराब हो गया है। वे बस किस करने ही वाले थे कि यह घटना घट गई। वह बहुत गुस्से में था और उसने सोचा, कुछ ज़रूरी बात हो तो ही अच्छा होगा। अध्याय 32 दुर्घटना। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आया और कार का शीशा खटखटाया। लिवेई ने शीशा नीचे किया। तब ड्राइवर ने बताया, साहब, आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। 40 के दशक में एक कार एक महिला को टक्कर मारकर भाग गई थी। लोगों ने एम्बुलेंस बुला ली थी, लेकिन महिला की हालत गंभीर लग रही है। फिर लिवेई ने कहा, पुलिस को बुलाओ और कार को वापस मोड़ो। उसने सीधे चेहरे से कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। ड्राइवर की बात सुनकर मिंग असहज महसूस करने लगी। वह एक डॉक्टर की बेटी थी। उसके पिता ने मरीजों के इलाज के लिए कई तरीके और दवाइयाँ ईजाद की थीं, और उसे ये हुनर और बीमारों के प्रति दया उनसे विरासत में मिली थी। अगर उसकी शादी जी चेंग से न हुई होती तो वह उसके पिता के साथ ही रहती। ये सोचकर वह दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन लिवेई ने उसे रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मिंग ने उत्तर दिया, मैं मरीज की जांच करने जा रही हूँ। उसने सीधे चेहरे से कहा। लिवेई ने कहा, और तुम क्या करोगे? मिंग, हम जो कर सकते थे कर चुके हैं। एम्बुलेंस रास्ते में है, हमने पुलिस को बुला लिया है और वहाँ पहले से ही पीड़ित की तलाश में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और अब हमारे लिए कुछ करने को नहीं है। चलो घर चलते हैं। ठीक है, मिंग ने जवाब दिया। लिवेई, दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये किसी के जीवन का सवाल है और हम इस पर आंखें नहीं मूंद सकते। ये कहकर वह उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही कार से बाहर निकल गई। लिवेई भी अनिच्छा से उसके पीछे पीछे चला गया।
जब वे भीड़ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक 40 साल की महिला खून से लथपथ थी और उसके शरीर पर खरोंचें थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके आसपास के लोग उसकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। वह दर्द से कराह रही थी और कोई भी उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं आया। वे एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, बस इंतजार ही कर सकते थे, क्योंकि वे उसे छूना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। लोग यही करते हैं, वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट करके सरकार पर सवाल उठाते हैं और समाज की आलोचना करते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत होती है तो वे उसकी मदद नहीं करते। इसके बजाय वे वहाँ एक पुतले की तरह खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। मिंग ने ली वेई को आदेश दिया कि वह अपना कोट उतार दे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसने अतिरिक्त कपड़े नहीं पहने हैं। उसका ऐसा आदेश सुनकर ली वेई हैरान रह गया, लेकिन उसने कोट उतारकर उसे दे दिया। मिंग ने उस औरत को कोट से ढक दिया, फिर वह उसके पास बैठ गई, मानो उसे छूने ही वाली हो। ली वेई ने उसे रोका। उसने चिंतित होकर कहा, मिंग, उसे मत छुओ, उसकी हड्डी टूट सकती है और अगर तुमने उसे छुआ तो हालत और बिगड़ जाएगी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ ली वेई, शांत रहो, उसने कहा और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया और फिर उस औरत की ओर मुड़ी। मिंग ने उसकी नब्ज देखी, फिर आंखें। लोग उसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। वे सोच रहे थे, क्या वो डॉक्टर है? अन्य लोगों की उपेक्षा करते हुए मिंग उसकी जांच करता रहा। महिला की हालत गंभीर थी, उसे कई फ्रैक्चर जरूर थे, लेकिन असल समस्या यह नहीं थी। असल समस्या ये थी कि वह गर्भवती थी। पहले के ज़माने में वह किसी की नब्ज देखकर ही उसकी हालत का अंदाज़ा लगा लेती थी। हालांकि यह तो सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों का ही मामला होता है। अपने ज़माने में उसने अपने पिता से दवाइयों के बारे में सीखा था, लेकिन वह खुद भी इस क्षेत्र में बहुत जानकार थी। उसने कई बीमारियों के इलाज के लिए कई दवाइयों और तकनीकों का आविष्कार भी किया था। इस खोज से मिंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह 1 महीने की गर्भवती थी और ऐसा लग रहा था कि मामला देर से गर्भधारण का है और ये दुर्घटना उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी। वह उस महिला से पूछना चाहती थी कि क्या उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता है, लेकिन वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। फिर उसने कुछ देर सोचा और अपना क्लच खोला और मदर जिन का दिया हुआ गहनों का डिब्बा निकाला। ली वेई उसे उलझन भरी लेकिन हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। तभी मिंग ने हेयरपिन निकाला। इस खूबसूरत हेयरपिन को देखकर सब दंग रह गए, लेकिन वे उलझन में थे कि ये औरत क्या करना चाहती है। ली वेई भी उसे घूर रहा था, ये हेयरपिन से क्या करेगी? अध्याय 33। क्या आप डॉक्टर हैं? जब मिंग ने डिब्बे से हेयरपिन निकाला तो सब चौंक गए। ली वेई ने बेचैनी से उससे पूछा, मिंग, तुम क्या कर रही हो? मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अचानक लकड़ी के हेयरपिन को एक तरफ से खींचा और उसके हैंडल से पकड़ लिया। खींचते ही एक चांदी की सुई सबके सामने आ गई। सब चौंक गए। ली वेई को भी हेयरपिन के नीचे इस सुई के बारे में पता नहीं था। उसे कैसे पता? वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। यह हेयरपिन पूर्व सम्राट ने जी चेंग की दादी के लिए विशेष रूप से बनवाया था। उन्हें एक्यूपंक्चर और चिकित्सा का भी कुछ ज्ञान था। महल में किसी को भी सुइयां और ऐसी चीज़ें रखने की इजाज़त नहीं थी जिनसे सम्राट को नुकसान पहुंच सकता हो। इसलिए महल में प्रवेश करने के बाद वह चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर सकी। लेकिन दादाजी जानते हैं कि उनकी पत्नी को सुइयों से कितना प्यार था। लेखक के लिए कलम ही उनका प्यार है और उनके लिए सुइयां। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक उपहार के रूप में ये हेयरपिन बनाया। फिर इसे एक विरासत के रूप में जी चेंग की मां को दे दिया गया और फिर झाओ मिंग को सौंप दिया गया। लेकिन उसे सुइयों के बारे में संयोग से पता चला और वह कभी कभी चुपके से अभ्यास करती रहती थी। इसलिए ये हेयरपिन उसे इतनी प्यारी है। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस दुनिया में इनका इस तरह इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। फिर उसने उस औरत के पेट का हिस्सा खोला और पेट पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। वो किसी इंसानी एक्सरे जैसी थी। उसकी इंद्रियां और क्षमताएं इतनी अद्भुत थीं कि पेट पर हाथ रखते ही उसने उसके शरीर और अंगों की स्थिति का चित्रांकन करना शुरू कर दिया और एक ऐसा बिंदु ढूंढ लिया जहां इलाज की जरूरत थी। फिर उसने सुइयां ली और पेट के किनारे पर चुभो दी। सबके चेहरे डरे हुए थे। वे मिंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। कौन इस तरह सुइयां चुभाता है? ये किसी इंसान की जान लेने जैसा है। लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति था जो उसे गौर से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या कर रही है, और उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी कम उम्र में एक्यूपंक्चर कैसे कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वह बिना किसी जांच और निगरानी के ये कैसे कर सकती है, क्योंकि एक्यूपंक्चर की शुरुआत प्राचीन चीनी भाषा में हुई थी, लेकिन समय के साथ इसकी विधि विकसित हो गई है। अब वे एक्यूपंक्चर की जगह का पता लगाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लोग विकसित हो गए हैं और वे अपने कौशल और अंतर्दृष्टि के बजाय मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो वह सोच रहा था कि वह इसके बिना ये कैसे कर सकती है। मिंग जब एक्यूपंक्चर कर रही थी तो सब उससे डर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, पर कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि ली वेई भी कुछ नहीं बोला। वह उसे हैरानी और मनोरंजन से देख रहा था। उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है, पर उसे इतना ज़रूर पता है कि वह क्या कर रही है। अंत में मिंग ने सुई को बाहर निकाला और उसे लकड़ी के हेयरपिन से ढके बॉक्स के अंदर रख दिया। तभी एम्बुलेंस भी आ गई और पैरामेडिक्स की टीम स्ट्रेचर लेकर आ गई। फिर उन्होंने महिला को स्ट्रेचर पर लिटाना शुरू किया। जब वे जा रहे थे, मिंग उनके पास गया और टीम के मुखिया को बुलाया। उसने बताया, वह 1 महीने की गर्भवती है। ब्लूम की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने एक्यूपंक्चर से उसका इलाज किया, लेकिन अभी भी उसे ध्यान देने और उचित इलाज की ज़रूरत है, इसलिए सावधान रहें और मेरी जगह डॉक्टरों को सूचित करें। धन्यवाद। ये सब कहते हुए वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अधिकारी ने उसे बीच में ही टोकते हुए पूछा, अहम, क्या आप कोई प्राच्य चिकित्सक हैं? अधिकारी को आश्चर्य हुआ कि वह महिला ये सब कैसे जानती है। तब मिंग ने जवाब दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। इतना कहकर वह चली गई और दूसरे अधिकारियों ने हेड से कहा कि उन्हें जल्दी से अस्पताल जाना होगा।
इसलिए वह एम्बुलेंस में बैठ गया। लेकिन एम्बुलेंस में उसे याद आया कि वह उस महिला से उसका नाम वगैरह पूछना भूल गया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वह कौन है। अगर मरीज के साथ कुछ गड़बड़ हो गई होती तो वे उसे कैसे ढूंढते। आखिरकार अगर उसकी बात सच है और यह मरीज गर्भवती है जो लगभग 40 साल की लगती है, तो इसका मतलब है कि ये देर से हुई गर्भावस्था है। लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से और भी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और उस महिला ने एक्यूपंक्चर करवाया था। अगर कुछ गड़बड़ हुई भी है तो कम से कम उसे तो दोषी ठहराया ही जा सकता है, क्योंकि पहले उसने उसका इलाज किया था और उन्हें नहीं पता कि उसके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था भी या नहीं। लेकिन अब उसकी लापरवाही की वजह से उसे नहीं पता कि वह कौन है। उसने आह भरी। अध्याय 34 बेशर्म। कार में मिंग खिड़की से बाहर देख रही थी और लीवेई बिना कुछ कहे उसे घूर रहा था। मिंग असहज होने लगी। वह इस स्थिति को कैसे समझाएगी। जी मिंग को एक्यूपंक्चर और दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब उसने एक औरत का इलाज किया, वो भी एक हेयरपिन से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह कैसे समझाए। अब मुझे घूरना बंद करो और कुछ भी बोलो अभी, मिंग ने कहा जब वह उसकी घूरती निगाहों से निराश हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि हेयरपिन के अंदर एक छिपी हुई सुई थी? लिवेई ने पूछा। मुझे नहीं पता था। मुझे कैसे पता था कि ऐसा कुछ होगा? बस कल गलती से वो गिर गई और वो अलग हो गई और सुई मुझे दिख गई। मैंने पहचान लिया कि वो एक्यूपंक्चर की सुई है, इसलिए मैंने आज उसका इस्तेमाल किया। उसने शर्मिंदगी से कहा। उम्मीद थी कि वो यकीन कर लेगा। तो फिर आप एक्यूपंक्चर के बारे में कैसे समझाएंगे? अब यह मत कहना कि आप इसे विदेश में सीखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने वहाँ बिजनेस की पढ़ाई की है। उसने संदेह से पूछा। ये सच है, मैंने इसे विदेश में सीखा है, उसने झिझकते हुए कहा। नजरें मिलाने से बचने के लिए उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। ओह सच में? लिवेई ने संदेह से पूछा। उसके संदेह को भांपते हुए मिंग ने कहा, जरा मेरी बात तो सुनो। ठीक है। फिर उसने समझाना शुरू किया। मैं बिजनेस की पढ़ाई करने विदेश गई थी, लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई, जिन्होंने मुझे चीनी संस्कृति और खाना पकाने के बारे में सिखाया। वे एक प्राच्य चिकित्सा के डॉक्टर थे। वे एक्यूपंक्चर और दवाइयों से लोगों का इलाज करते हैं, और मुझे इसमें बहुत रुचि हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में सिखाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। उसने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक खालीपन था। वह सोच रही थी कि क्या वह उस पर विश्वास करेगा या नहीं। तब लिवेई ने कहा, और उस गुरु का नाम क्या है? उसने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा। उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, झाओ बाय। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्योंकि यह सच है। उसके पिता ने ही उसे चिकित्सा और एक्यूपंक्चर के बारे में सिखाया था। लिवेई ने उसके आत्मविश्वास भरे भाव देखकर अपनी बाहें उठाईं। उसने कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक्यूपंक्चर और चिकित्सा के बारे में जानती हो? क्योंकि तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। उसने आत्मविश्वास से उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसके पिता ने उसे बताया था कि बचने का सबसे अच्छा तरीका है हमला करना। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पक्ष कमजोर है तो उसे कभी बाहर नहीं दिखाना चाहिए। दुश्मन का इंतजार किए बिना पहले हमला करो। इस तरह तुम दुश्मन को बेवकूफ़ बना पाओगे और लड़ाई पर कब्जा जमा पाओगे। और उसके पिता की ये रणनीतियां उसे लिवेई को बेवकूफ़ बनाने में मदद कर रही थीं। उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर लिवेई ने सोचा, वह सही कह रही है। मैंने उससे पहले कभी उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा। असल में मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इससे उसे खुद पर विचार करना पड़ा। उसने सोचा, पहले मुझे उसे जानना होगा। एक दूसरे को जाने बिना हमारा रिश्ता स्थिर नहीं हो सकता। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। अब नाराज मत होना, ठीक है? उसने उसकी उदास अभिव्यक्ति को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। फिर वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर जिन, आप अपनी पत्नी को नहीं जानते। वह कितनी अद्भुत महिला है। अगर आप उसे जान पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप उससे शादी कर पाए, और वह भी बिना किसी प्रयास के। उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। उसकी आवाज़ में अहंकार साफ झलक रहा था। लिवेई ने उसके घमंडी चेहरे को देखा। वह हंस पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें इतना घमंड कहाँ से आ गया। फिर उसने उसके गालों को पकड़कर खींचा और कहा, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। वह खाना बनाने में माहिर है, दवा बनाने में माहिर है, लोगों को उनकी जगह दिखाने में माहिर है, वो भी शान से, और अपनी तारीफ करने में भी माहिर है। और वह जानबूझकर रुका और धीमी आवाज़ में बोला, और मुझे यकीन है कि वह बिस्तर में भी अच्छी होगी। ये कहते हुए उसने उसे आंख मारी। तुम बेशर्म हो। तुम इन सब के बारे में ऐसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और उससे नजरें फेर लीं। उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने शांत होने के लिए अपने गालों को छुआ। उसने उसके हाव भाव देखे और हंस दिया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत प्यारी है। मुझे लगता है कि उसका लाल होता चेहरा देखने के लिए मुझे उसे और छेड़ना होगा। वह अपने शरारती विचार पर हंसा। अध्याय 35 पैसा खर्च करना। जिन विला। घर पहुंचकर मिंग ने उसका इंतजार किए बिना दरवाज़ा खोला और अंदर भाग गई। विला में घुसते ही वह सीधे अपने कमरे की ओर भागी, जिससे लिवेई हैरान रह गया। अंडस्को। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके पीछे खड़ी हो गई। उसकी हथेलियां उसके चेहरे पर थीं, अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रही थीं। वह भले ही आधुनिक दुनिया में आ गई हो, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वह वही पारंपरिक झाओ मिंग है जो प्राचीन काल से आई थी। और वह उन बातों के बारे में आराम से बात करने में सहज नहीं है। फ्रेश होने के बाद वह नीचे गई, जहां उसने देखा कि लिवेई सोफे पर लेटा फ़ोन पर बात कर रहा था और उसकी गोद में लैपटॉप था। ऐसा लग रहा था कि वह काम कर रहा था। मिंग को देखते ही उसने अपने बगल में थपथपाते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मिंग चुपचाप वहां बैठ गई।
फ़ोन पर बात खत्म होने के बाद उसने उसकी तरफ देखा और एक चमकदार मुस्कान दी। ये नज़ारा देखकर वह शर्मा गई। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसकी एक मुस्कान हज़ारों लड़कियों को मारने के लिए काफ़ी है। उसे किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ उसके सामने ही मुस्कुराता है तो वह मुस्कुरा दी। ये देखकर उसका दिल भर आया। क्या तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी? उसने उससे पूछा। मैं आज नहीं जा रहा, मैं आज तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, उसने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा। वह शर्मा गई। यह आदमी और भी ज्यादा गुस्ताख होता जा रहा है। अगर दूसरे लोग उसे ऐसे देखेंगे तो सोचेंगे कि क्या ये वही ठंडा और घमंडी लिवेई है जिसे वे पहले जानते थे। लेकिन उसे उसका ये रूप पसंद आने लगा। नहीं जाना है तो मत जाओ, आखिर तुम्हें कौन डांटेगा, तुम तो मालिक हो, उसने अपना लाल चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। एह, उसने अपना लैपटॉप मेज पर रखा और उसकी तरफ मुड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा। अब मैं आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए कार्यालय नहीं जा रहा हूँ, क्या आपको मेरे नुकसान की भरपाई नहीं करनी चाहिए, उसने बेशर्मी से पूछा। वह समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक किया और बेशर्मी से जवाब दिया, जरूर, मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए, मैं अपनी मेहनत से तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर वह मुस्कुराया और सोचा कि उसकी बात मान ली गई, लेकिन फिर उसके अगले वाक्य ने उसकी खुशी पल भर में गायब कर दी। उसने आगे कहा, तुम्हें पैसे देने के लिए मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट लंच बनाऊंगी, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारा तनाव दूर करने के लिए तुम्हारी मालिश भी करूंगी। उसने गर्व से कहा, क्योंकि वह मालिश करना जानती है, क्योंकि वह उन बातों को जानती है जिनसे उसका तनाव दूर होगा। लेकिन उसे उसकी शैतानी मुस्कान का अंदाजा नहीं था। उसका मतलब बस एक साधारण शुद्ध मालिश से था। जब उसने सुना कि वह खाना बना रही है तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन जब उसने उसमें मालिश भी शामिल कर दी तो वह खुश हो गया और बोला, ठीक है, मालिश भी चलेगी। उसके बाद उसने उसके लिए लजीज खाना बनाया। उसे जो भी दिया गया उसने खा लिया। यह अद्भुत था। उसने इतना खाना पहले कभी नहीं खाया था जितना उसने एक दिन में खाया। उसकी यह पत्नी उसे मोटा करने पर तुली हुई है। दोपहर के भोजन के बाद वे चाय पी रहे थे, तभी वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, लिवेई, मैं पिछवाड़े में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां उगाने के बारे में सोच रही थी। इस तरह मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक पे बना सकती हूँ और कुछ जिन हवेली में भी भेज सकती हूँ। कल मैंने देखा कि दादाजी को घुटनों में दर्द की समस्या है, और माँ ने मुझे ये भी बताया कि मधुमेह के कारण उन्हें कई समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर ने उन्हें चीनी का सेवन नियंत्रित करने के लिए कहा है, लेकिन वह चुपके से कुछ मिठाइयाँ खा लेते हैं जिससे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं उसे कुछ दवाइयाँ भेजूं और वह उन्हें रोजाना ले तो इससे उसके खून में इंसुलिन का स्तर कम करने में मदद मिल सकती है, और यह उन रसायनों से बनी दवाओं से कहीं ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित होगी। क्या आप कहते हैं? हम जो ठीक लगे वही करो। मुझे दवाइयों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए तुम ही फैसला करो, और घर तुम्हारा है, जो चाहो करो, और आगे से तुम्हें मुझसे इन छोटी छोटी बातों के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए उसने अपने बटुए से एक कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा, लो, इसे रख लो। अब से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए या कुछ भी खरीदना हो तो बस इसी का इस्तेमाल करना। इसका पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है, और जैसे चाहो इस्तेमाल करो, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो जितना चाहो खर्च करो, मेरी प्यारी सी बीवी, उसने उसके गाल खींचते हुए कहा। लगता है उसे उसके लाल गालों की लत लग गई थी। उसकी बात सुनकर वह शर्मा गई और फिर बोली, क्या हुआ, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। पैसे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए पैसे हैं तो इससे कुछ दान पुण्य करो, कम से कम इससे किसी का भला तो होगा, बजाय इसके कि तुम शॉपिंग करो और दिखावा करो। पिछले जन्म में वह भले ही महारानी रही हो, लेकिन उनका पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ था जो देश और लोगों के लिए काम करता था। उसे फिजूल खर्ची पर खर्च करना पसंद नहीं था, बल्कि वह उस पैसे से ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। वह हरम की दूसरी औरतों की तरह नहीं थी जो सिर्फ गहनों और कपड़ों पर ही पैसा बर्बाद करना पसंद करती हैं। उसे लोगों की मदद के लिए खर्च करना पसंद था, लेकिन जब वह कोई दान पुण्य करती तो उसकी सास उसे पैसे बर्बाद करने के लिए डांटती, जबकि दूसरे लोग गहनों और कपड़ों पर खर्च करते हैं। उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुराया। उसे मानना ही पड़ेगा कि यह लड़की पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। ये वही लड़की है जो पहले लाखों रुपये यूं ही उड़ा देती थी और अब उसे पैसे के इस्तेमाल पर लेक्चर दे रही है। वह हंसा और उसे गले लगा लिया और बोला, ठीक है मेरी प्यारी बीवी, बस जो चाहे करो, अब ये सब तुम्हारा है, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। वह भी मुस्कुराए। अध्याय 36 बेचारा लड़का। बातचीत के बाद लिवेई ने कहा, अब मुझे मालिश दे दो जैसा कि तुमने वादा किया था। मैं बहुत थका हुआ और तनावग्रस्त हूँ, मुझे खुद को राहत देने की ज़रूरत है। आंख मारो। मिंग ने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा और कहा, ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ तैयार करना था। उसने उसकी तरफ देखा और उसे ऊपर जाने को कहा। उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। उसने सोचा शायद वो भी उसके जैसा ही सोच रही होगी। वो खुशी खुशी ऊपर गया और जल्दी से नहा लिया। उसने काली टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। उसके गीले बाल सेक्सी लग रहे थे। उसने अपना सबसे अच्छा परफ्यूम लगाया और कमरे में रूम फ्रेशनर भी छिड़का। हालांकि अभी दोपहर थी, पर किसे परवाह थी। उसने पर्दे बंद कर दिए और कमरे को सुगंधित मोमबत्तियों से सजा दिया। उसने रोशनी धीमी कर दी और कमरे में सोफे पर बैठ गया, उसका इंतजार करते हुए। वह बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता है कि उसने उसके लिए क्या तैयार किया है। तभी उसे उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वह एक साथ घबराया और उत्तेजित भी। आखिरकार यह उसका पहला अनुभव था। वह भले ही सबसे सुंदर और शक्तिशाली पुरुष हो, जिसके आसपास कई औरतें उसे लुभाने के लिए बैठी हों, लेकिन वह कभी उनकी तरफ देखता तक नहीं।
इसलिए प्रेम के क्षेत्र में वह अनुभवहीन था, और भले ही उनकी शादी को 1 साल हो गया हो, लेकिन उनके बीच कभी ऐसा रिश्ता नहीं रहा। तो वो अब भी सफ़ेद कमल की तरह पवित्र हैं, लेकिन वो बेसब्री से अपने ऊपर से हैश कुंवारी का ठप्पा हटाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, और आज उन्हें ये मौका मिल ही गया। उसी समय दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। मिंग अंदर आई। उसने अपने आसपास देखा। अंधेरा था, पर मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन था। वह सोच रही थी, आखिर उसने दोपहर में मोमबत्तियां क्यों जलाईं? वह तो बस बत्तियां खोल सकता है। इस दुनिया में ये कितना आसान है। अचानक पीछे से एक हाथ आया और उसकी कमर पकड़ ली। इस अचानक हुए हमले से वह डर के मारे उछल पड़ी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कानों के पास झुककर धीमी, मोहक आवाज में कहा, शश। मैं हूं। उसकी आवाज़ सागर जितनी गहरी थी। ये सुनते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी बहुत खतरनाक है। जब भी वह धीमी आवाज़ में बात करता, वह घबरा जाती। लिवेई, तुम क्या कर रहे हो? मिंग ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए उलझन में कहा। तुमने मुझे मालिश देने का वादा किया था, है ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब आओ और एक अच्छी मालिश दो, उसने धीमी, मोहक आवाज़ में कहा। मिंग उसे असमंजस से देख रही थी और बोली, हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं अपनी सुइयां तेज करने गई थी। उसने उसे अपने हाथों में एक्यूपंक्चर की सुइयां दिखाते हुए कहा। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि कोई भी सोच सकता था कि उसे पता ही नहीं है कि वह क्या कह रहा है, और वही उसे भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन बेचारे लिवेई को पता ही नहीं था कि वह इस क्षेत्र में उससे सीनियर है। हालांकि यह सिर्फ एक बार ही हुआ था, फिर भी उसे उससे ज़्यादा अनुभव है, और वह इस मायने में अभी भी शुद्ध है। उसकी सुइयां देखकर उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और एक कदम पीछे हट गया। जिंदगी में उसे बस सुइयों से ही डर लगता था। बंदूक के सामने तो वह नहीं घबराता, लेकिन सुइयों के सामने वह डरपोक जरूर हो जाता था। इसीलिए उसे इंजेक्शन लगवाने अस्पताल जाना पसंद नहीं था। वह इससे बहुत डरता था। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर वह मन ही मन हंस पड़ी। तुम्हें मालिश चाहिए थी ना? मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी मालिश दूंगी। वह मन ही मन मुस्कुराए। उसने सोचा कि वो भोली है और वो बच निकलेगा, पर कौन जाने, वो दिखने में जितनी भोली है उतनी है नहीं। देखने में तो वो मासूम है, पर अंदर से वो एक शैतान है जिसने वक्त को पार कर लिया है और अपनी आंखों से 2 जिंदगियां देखी हैं। वो ऐसी नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए, कम से कम उसके लिए तो नहीं। वह महल में यूं ही नहीं रहती थी। उसने एक सफ़ेद कमल की तरह व्यवहार करना सीखा है, जो पवित्र और मासूम होने का दिखावा तो करता है, लेकिन उसका एक गंदा पहलू भी है जो दूसरों को नहीं दिखता। वह उस पर मुस्कुराए, बेचारा लड़का। अध्याय 37। वह जल्द ही जाग जाएगी। लिवेई ने उसके हाथों में पड़ी सुइयों को देखा, फिर उसकी तरफ। वह मासूमियत और उलझन भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसके हाव भाव देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह उसके साथ खेल रही है। वह बहुत निराश हो गया और बोला, मिंग, मुझे मालिश की ज़रूरत है। तुम सुइयां क्यों लाए हो? मालिश के लिए तुम्हें सुइयों की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मेज पर ही छोड़ दो। उसने उसे उन सुइयों को मेज पर रखने के लिए मनाने की कोशिश की। लिवेई, मुझे पता है कि तुम इन दिनों बहुत तनाव में हो। मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे शरीर का तनाव और दर्द कम हो जाएगा। अब जिद्दी मत बनो और बिस्तर पर लेट जाओ, और बेहतर होगा कि तुम अपने कपड़े उतार दो। बिना कपड़ों के ऐसा करना आसान होगा, उसने उसे सुइयां दिखाते हुए कहा। अगर कोई अजनबी ये देखेगा तो सोचेगा कि उसे उसकी कितनी चिंता है, लेकिन असल में वो उसे ये दिखा रही है कि यहाँ बॉस कौन है। उसकी ये चालें उस पर काम नहीं करेंगी। वह उसकी भयभीत अभिव्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। वह इतना डर गया कि पीछे हट गया और दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे की तरफ भागा। वह इस सुई से मरना नहीं चाहता था। मिंग ने ये सुनकर ठहाका लगाया। किसने सोचा था कि इस देश का सबसे ताकतवर आदमी एक छोटी सी मासूम सुई से डर जाएगा। वह अपने कमरे में भाग गया और थोड़ी देर बाद अपना सूट पहनकर बाहर आया। मिंग ने उसे देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुमने अपने कपड़े क्यों बदले? मैं सूट में एक्यूपंक्चर कैसे करूँगा? मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं आज रात तुमसे मिलूंगा, और चूंकि मैं तुम्हारे साथ घर पर नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें मालिश का खर्चा नहीं देना है। मैं जा रहा हूँ, अलविदा। ये कहते हुए वह जल्दी से नीचे चला गया और मिंग को हक्का बक्का छोड़ गया। जब वह चला गया तो मिंग की हैरानी दूर हुई और वह उसके बचकाने व्यवहार पर हंस पड़ी। क्या वह सचमुच सुइयों से इतना डरता है? वह हंसी। ये ठंडा आदमी इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ... जी राजवंश। सम्राट जी चेंग अपने कक्ष में गए, जहां उनकी मां उनका इंतजार कर रही थीं। पहुंचकर उन्होंने अपनी मां का अभिवादन किया और अपने सिंहासन पर बैठ गए। उस दुष्ट ने महारानी की छवि खराब कर दी है और अब डूबकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। वह अपनी घटिया शक्ल से उस अंगरक्षक को कैसे लुभा सकती है? वेंजू ने घृणा से कहा। वह झाओ मिंग की सास है। वह झाओ मिंग को पसंद नहीं करती, बल्कि उसकी उपपत्नी शियाओली को पसंद करती है। वह इस देश की राजकुमारी थी और इस शादी ने जी चेंग को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। वह हमेशा झाओ मिंग की तुलना शियाओली से करती थी और उसे हर संभव तरीके से अपमानित करती थी। जी चेंग ने अपनी मां की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां को ठंडे भाव से देखा। वेंजू ने आगे कहा, अब जब वह मर चुकी है, हमें एक... इससे पहले कि वह आगे बोल पाती, जी चेंग चिल्लाया, वह मरी नहीं है। वह जल्द ही जाग जाएगी और उसका उस अंगरक्षक के साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं था। उसने सीधे अपनी मां की ओर देखते हुए कहा। वो भी उसके अचानक भड़कने से हैरान रह गई। उसके बेटे ने उससे कभी इस तरह बात नहीं की। उसने कभी उस पर चिल्लाया नहीं, लेकिन अब वो उस बदचलन औरत के लिए उस पर चिल्लाया। जरूर उसने उस पर काला जादू करके जादू कर दिया होगा, तभी वो ऐसा व्यवहार कर रहा है।
मेरा मतलब है वह बीमार है और उसे नहीं पता कि वह कब उठेगी। 1 महीना हो गया है और वह नहीं उठी है। हमें हरम की जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। ऐसा करने के लिए महारानी का पद किसी और को दिया जाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप जियाउली को महारानी बना दें। वह उस लोमड़ी से ज़्यादा योग्य है। उसने जी चेंग से कहा। उसने उसकी ओर देखा और कुछ देर तक सोचता रहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। महारानी को जो हेयरपिन दिया गया था वह गायब है, और उस हेयरपिन के बिना किसी को महारानी का पद नहीं दिया जा सकता। उसने भावशून्य भाव से कहा और आगे बोला, और हाँ, मुझे लगता है कि वह जल्द ही जाग जाएंगी, इसलिए तुम्हें इन बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी माँ को घूरते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि वह जागेगी या नहीं। अगर वह पूर्णिमा तक नहीं जागती तो मैं चाहती हूँ कि तुम अगले 2 हफ्तों में होने वाले भोज में जियाउली को नई महारानी घोषित कर दो, वरना मैं खुद उस लड़की का ध्यान रखूंगी। उसकी माँ ने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी माँ के व्यवहार को देखा और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। वह अब केवल यही कामना कर सकता है कि वह शीघ्र जाग जाए। अध्याय 38 जीजनी। जब लीवेई दफ्तर पहुंचा तो वह इतना गुस्से और हताश था कि उसकी ठंडी आभा से आसपास की हवा भी सर्द हो गई। उसके आसपास के लोग उसके सिर के पीछे काले गड्ढे को देख सकते थे, जो ग्रिम रीपर का प्रतीक था। उसे इस तरह देखकर सभी डर गए और उसे भड़काने से डरने लगे। वे जानते थे कि आज किसी की जान जाएगी। ये ग्रिम रीपर आज किसी को ले जाएगा। वह इतना निराश था कि मिंग के जाल में फंस गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी चालाक हो सकती है। वह उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता था, लेकिन उसने न सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाया बल्कि उन डरावनी सुइयों से उसका मूड भी खराब कर दिया। कभी कभी वह सोचता अगर वह आज्ञाकारी होती तो उसकी मनमानी चल सकती थी। तुम बस रुको मिंग, मैं तुम्हें अपने लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा विरोध कैसे कर सकती हो। मैं इस देश का सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला आदमी हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। उसके भीख मांगने की कल्पना से ही उसकी आंखें वासना से भर गईं। वह ऊपरी मंजिल पर अपने दफ्तर पहुंचा। उसका शैतानी व्यवहार देखकर दफ्तर में सब घबरा गए। उसने सबको 1 घंटे बाद मीटिंग के लिए इकट्ठा होने का हुक्म दिया, उन प्रस्तावों के लिए जिनकी आखिरी तारीख 2 दिन बाद थी। इस अचानक मीटिंग से सब घबरा गए। उन्हें दस्तावेज और प्रस्ताव व्यवस्थित करने थे। वे चूहे की तरह इधर उधर भाग रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। ये सब देखकर गुशाओ बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बॉस को क्या हो गया। सुबह तो उसने छुट्टी की सूचना दी थी और अब वो आकर सबको डरा रहा है। ... इस अराजक स्थिति में उन्होंने एक मधुर शहद जैसी आवाज़ सुनी, सभी को नमस्कार। आज सभी इतने तनाव में क्यों हैं? यह आवाज़ जनसंपर्क विभाग की प्रमुख प्रबंधक शीशिनई की थी। उसका रूप रंग बिल्कुल मॉडल जैसा है। अगर उसने मॉडलिंग का रास्ता चुना होता तो वह बहुत मशहूर होती। लेकिन न सिर्फ उसकी शक्ल ही कमाल की थी बल्कि उसका दिमाग भी उतना ही ज़बरदस्त था। वहाँ खड़ी हर औरत उसे ईर्ष्या से देख रही थी। उसके शरीर का अनुपात एकदम सही था। उसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद और दमकती हुई थी। उसका पीच रंग का फॉर्मल सूट उसके रंग रूप पर खूब जंच रहा था, और उसकी चमकदार मुस्कान उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वह एक ऐसी लड़की की तरह दिखती है जिसकी हर मर्द तारीफ करेगा। वह सफ़ेद कमल की तरह नाजुक है जिससे हर मर्द की उसे बचाने की चाहत बढ़ जाती है, लेकिन वह मर्दों की दुनिया में भी अपनी शान से काम करने में सक्षम है। जो भी उसे देखेगा उसे लगेगा कि वह एक ऐसी नायिका है जो मजबूत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, लेकिन साथ ही दयनीय भी है, क्योंकि उसने खुद को दूसरों के सामने इसी तरह पेश किया था। वज़ी मिंग की सौतेली बहन और जी रोन की बेटी है। उसने हमेशा अपना कमज़ोर पक्ष दिखाकर खुद को दयनीय दिखाया है और दिखाया है कि कैसे मिंग उसकी सौतेली बहन होने का मजाक उड़ाता है। लेकिन पर्दे के पीछे वह हमेशा मिंग को उकसाती रहती थी और इस बात से अनजान होकर उसने कई बार दूसरों के सामने खुद को शर्मिंदा किया। इतना ही नहीं, उसने लीवेई को कई बार बहकाने की कोशिश की और जानबूझकर उसके सामने मिंग की छवि खराब करने के लिए दयनीय व्यवहार किया। मिंग की शादी के समय उसे पता चला कि शिनई मिंग की सौतेली बहन है। क्योंकि मिंग विदेश से आई थी और उससे संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए जी रोंग उसके साथ अपने संबंधों का दावा करने आया था। वह इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करता था क्योंकि शिनई उसकी जिन कॉर्पोरेशंस में सिर्फ एक कर्मचारी थी जो उनकी शादी से पहले से काम कर रही थी। इसलिए कभी कभी इससे समस्याएं पैदा होती थीं क्योंकि मिंग चाहता था कि वह शिनई को नौकरी से निकाल दे, जबकि लिवेई ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वह काम में कुशल थी। उसने हमेशा उसके काम और निजी जीवन को अलग रखा, और उस समय वह मिंग से प्यार नहीं करता था, इसलिए सिर्फ उसे खुश करने के लिए किसी को नौकरी से निकाल दे। अध्याय 39। क्या वह सचमुच निर्दोष है? जैसे ही शिनई ने फ्लो पर कदम रखा, सभी लोग उसकी मदद मांगने वहां पहुंच गए। क्योंकि बॉस के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे थे और वह उसकी साली भी है। हालांकि वह उसकी पत्नी की सौतेली बहन है, फिर भी उसने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। हाल ही में उसकी पदोन्नति भी हुई थी, शायद इसलिए कि बॉस उसे पसंद करता था और उसके दिल में उसकी अहमियत थी। इसलिए वह हमेशा उसका सम्मान करती थी और उससे अपनी तरक्की पाने की कोशिश करती थी। उसने उनके चिंतित चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं उससे बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह बैठक स्थगित कर पाएगा या नहीं। वह गई और लिवेई के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। फिर वह एक कप कॉफ़ी और कुछ फाइलें हाथ में लेकर अंदर चली गई। उसने कहा, शुभ दोपहर सर। हालांकि वह उसे लिवेई कहकर बुलाना पसंद करती थी, लेकिन उसने उसे ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए उसे सर कहना पड़ा। क्या सर? कितना दूर का एहसास होता है। वह पहले लिवेई से प्यार करती थी और उसकी वजह से ही उसके करीब आने के लिए वह जिन कॉर्पोरेशन में शामिल हुई थी।
वह हमेशा उसकी नज़र में आने के लिए जी जान से काम करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मिंग के दादा उसकी शादी उससे तय कर देंगे और वह उसकी पत्नी की बजाय उसकी भाभी बन जाएगी। वह उस मिंग से सचमुच दिल से नफरत करती थी। वह मेरी जगह कैसे ले सकती है? वह तो मिसेस जिन कहलाने के भी लायक नहीं है। जब वह मुड़ा तो उसने शिनई को देखा। उसके हाथों में कॉफ़ी का एक कप और फाइलें थीं और भावशून्य भाव से बोला, इन्हें नीचे रखो। यह क्या है? उसने कहा, अरे कोई खास बात नहीं है, बस इतना सुना कि बड़ी बहन जाग गई है और हम उससे मिलने नहीं जा पाए। और पापा को भी उसकी बहुत याद आती थी। हमें उसकी बहुत चिंता थी, इसलिए पापा तुम्हें और बड़ी बहन को खाने पर बुलाना चाहते थे। उसने जानबूझकर थोड़ा रुककर सिर नीचे करते हुए कहा, हम जानते हैं कि बहन मुझे बहन नहीं मानती, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन की तरह माना है। जब उसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मैं बहुत चिंतित हो गया था। मुझे पता है कि वह भावुक है और कभी कभी रूखा व्यवहार करती है, लेकिन आपको इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। कृपया उस पर गुस्सा न करें। मैं बहन को बताऊंगा कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं और जब वह कोमा में थी तब आप कितने चिंतित थे। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि दूसरों को लगेगा कि वह सचमुच अपनी बहन की परवाह करती है, लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग था। वह मिंग का मजाक उड़ा रही थी और अपनी नेक और पतिव्रता छोटी बहन को दिखा रही थी, जबकि वह एक असभ्य और पतिव्रता बड़ी बहन है। लीवेई ने उसे भावशून्य भाव से देखा। पहले उसे मिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह जानता है कि कोमा से उठने के बाद मिंग काफ़ी बदल गई थी, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में नहीं पूछा। अपनी सौतेली बहन या माँ को छोड़कर उसने अपने जैविक पिता के बारे में भी नहीं पूछा। यहाँ तक कि उनके घर पर भी पिता जिन को देखकर वह फूट फूट कर रोई। यही वह समय था जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। उसे वह समय याद आया जब मिंग कोमा में थी। वे उससे मिलने नहीं गए क्योंकि उन्हें उसकी चिंता थी। इसके बजाय वे लीवेई के पास रोने गए कि वह कैसे अधमरी हो गई है और उसने जिन और जी परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। उसने उसे निराश किया है। वह इतनी काय कैसे हो सकती है कि आत्महत्या करने की कोशिश करे? वह पहले से ही इस हालत में थी और वे उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने के बजाय उसे कोस रहे थे। उसने शिनई पर लीवेई को बहकाने और शिनई की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप भी लगाया। बदले में वे चाहते थे कि शिनई की शादी लीवेई से हो जाए। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि शिनई मिंग की गलतियों को सुधारे। उस वक्त उसे उनके व्यवहार पर घिन आ रही थी। हालांकि पहले उसने मिंग को कभी अपनी पत्नी नहीं माना था, पर उसकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनना उसे गवारा नहीं था। और वो भी उसके माता पिता होते हुए भी मरने की कसम खा रहे थे, और वो भी कोमा में। वो उसकी शादी शिनई से करवाने की कोशिश कर रहे थे। कितने निर्बल! इसलिए उसने गू शाओ से मिंग के आत्महत्या के प्रयास की घटना की जांच करने को कहा। और उस रात उसके साथ क्या हुआ और वह किससे मिली? वह जानना चाहता था, क्या ये शिनई वाकई उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है? अध्याय 40, उसकी कठिनाइयाँ। संपादित। लीवेई ने शिनई की तरफ देखा, जो एक दयालु और परवाह करने वाली बहन होने का नाटक कर रही है, जो जी मिंग को बहन भी नहीं मानती। उसे अभी जांच के नतीजे नहीं मिले थे, लेकिन उसे जी मिंग पर यकीन होने लगा था। जी मिंग पहले भले ही रूखी दिखती हो, लेकिन वो बहुत सीधी सादी थी। वो कभी भी उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का दिखावा नहीं करती जिन्हें वो पसंद नहीं करती। इसीलिए जिनी की तुलना में वह एक बुरी इंसान लगती है। और इसी का फायदा उठाकर जिनी एक अच्छी आज्ञाकारी बहन की तरह पेश आती है, जबकि जी मिंग एक आत्मकेंद्रित और असभ्य लगती है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वह ठीक है, और रात के खाने के बारे में मैं उससे पूछूंगा। और कुछ? उसने उसकी तरफ देखे बिना कहा। वह अपने होंठ भींचकर उसके व्यवहार से उलझन में पड़ गई। पहले तो उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन अब वह उसकी तरफ देखता भी नहीं। उस कुतिया ने जरूर मेरे बारे में कुछ बुरा कहा होगा। वो मर क्यों नहीं गई? तब लिवेई मेरी हो सकती थी। उसने गुस्से में दांत पीस लिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, न, कुछ नहीं, फिर मैं चलती हूँ। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वह कभी कभी उसकी ओर देखने के लिए मुड़ रही थी कि क्या वह उसे रोकना चाहता है या उसने उस कुतिया के बारे में जो कहा उसके बारे में उसकी कोई प्रतिक्रिया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बहुत शांत था। वह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं दिख रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? वह अनिच्छा से कार्यालय से बाहर चली गई और बाहर सभी लोग सीईओ का मूड जानने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने अपने निचले होंठ काटे और कहा, मुझे लगता है कि वह तनाव में है क्योंकि मेरी बहन अभी कोमा से उठी है और उसे उसकी देखभाल करनी है। उसकी देखभाल करना उसके लिए तनाव भरा होगा, लेकिन अब चूंकि वह जाग गई है तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अब वह लिवेई और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी और लापरवाही से काम नहीं करेगी। उसके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक देखभाल करने वाली और विचारशील व्यक्ति है जो अभी भी अपनी बहन के लिए अच्छा चाहती है। उसकी बातें सुनकर कार्यालय में सभी को सीईओ पर दया आने लगी कि उसकी पत्नी इतनी योग्य है और वह शिनई और लिवेई के बीच तीसरे पहिए की तरह लगती है। शिनई न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अपने काम में भी अच्छी है। वह जो करती है उसमें अच्छी है। जिन्नी हमेशा ये दिखावा करती थी कि वह और लिवेई पहले से ही रिश्ते में थे, लेकिन मिंग उनके बीच आ गया। दूसरी ओर लिवेई ने कभी इन छोटी मोटी अफवाहों की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके पास प्रबंधन करने के लिए एक कंपनी है, क्योंकि कंपनी के शीर्ष पद पर होने के कारण वह इन सभी अफवाहों के आदी थे। लेकिन वह ये नहीं जानता कि इन अफवाहों ने जी मिंग को सबसे अधिक परेशान किया। पहले तो शिनई की मां ने उसके पिता को बहकाकर उनके खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब उसके पति के बारे में भी उसके मन में गलतफहमियां पैदा हो रही थीं। माँ और बेटी दोनों एक ही तरह की दोस्त हैं। शिनई हमेशा अकेले में जी मिंग को उकसाती थी और ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह और लिवेई एक रिश्ते में हैं और उसे धोखा दे रहे हैं। लिवेई के सामने वह एक देखभाल करने वाली बहन बन जाती है जो हमेशा अपनी बहन के लिए अच्छा चाहती है। इससे उसके और लिवेई के बीच गलतफहमियां और बढ़ गईं।
और जब भी उसे मौका मिलता वह ऑफिस में जी मिंग की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश करती। इस तरह कोई भी उससे महिला बॉस की उम्मीद नहीं कर पाएगा। योजना उसके मुताबिक चली। उसकी बातें सुनकर सब लोग जी मिंग की बुराई करने लगे और कहने लगे कि एक महिला बॉस के तौर पर वह कितनी अयोग्य है। वो मिसेस जिन बनने के लायक नहीं है, बल्कि शिनई को उस पद पर होना चाहिए था। वो उस जोकर के बजाय बॉस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। शिनई ने मन ही मन सोचा, इन बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। वह मुस्कुराए और अपने विभाग में जाने के लिए माफ़ी मांगी। कार्यालय में लिवेई ने गुशाओ को फ़ोन करके पूछा कि क्या उसे कुछ मिला है। गुशाओ उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, सर, मैंने मैडम के बारे में जानकारी जांची और पाया कि वह सचमुच दयनीय है। उनके पिता ने उनकी शादी के तुरंत बाद उनकी मां को धोखा दिया था और उनकी मृत्यु के बाद वह अपनी रखेल और सुश्री शिनई को घर ले आए। पुनर्विवाह के बाद उसका चरित्र एक देखभाल करने वाले पिता से एक कमीने में बदल गया। वह मैडम को कोसने लगा और कभी कभी उन्हें मारता भी था। वह सुश्री शिनई की परवाह करता था और मैडम को त्याग देता था। इसीलिए दादा ली मैडम को अपने साथ ले गए और उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। और जब उन्हें पता चला कि मैडम आपसे शादी करने वाली हैं, तो उन्होंने इस शादी को रोकने की कोशिश की। लेकिन चूंकि यह बड़ों की इच्छा थी, वे कुछ नहीं कर सके। वे शादी क्यों रद्द करना चाहते थे? गुशाओ की बातें सुनकर लिवेई की भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वे चाहते थे कि सुश्री शिनई आपसे शादी करें। मुझे ये भी पता चला कि उन्हें आप पर क्रश है, गुशाओ ने झिझकते हुए जवाब दिया। लिवेई ने आंखें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जीमिंग का तथाकथित परिवार अभिनय में इतना माहिर है कि उसे कभी उनके इरादे पता ही नहीं चले या उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, क्या तुम्हें जीमिंग की आत्महत्या की घटना के बारे में कुछ पता चला? लिवेई ने गुशाओ की ओर देखते हुए पूछा। अभी नहीं सर, उस घटना के बारे में जानकारी मिलने में समय लग रहा है, गुशाओ ने जवाब दिया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। गुशाओ ने थोड़ा झुककर दरवाजा बंद करते हुए कार्यालय से बाहर निकल गया। मैं पहले भी कितना बेवकूफ़ था। मैं उसकी मुश्किलें पहले कैसे नहीं देख सकता था। मैं हमेशा उसे अपनी बहन और परिवार के साथ रूखा और बेढंगा व्यवहार करने के लिए दोषी ठहराता था। लेकिन उसने कभी यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हमेशा से ही दूसरे लोग उसके साथ छल करते रहे थे। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और आह भरी। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।